दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल सीके क्रिएटिव कॉर्नर में। और हम कहानी के विषय भाग को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं फिर से एक बार, जो रोमांच से भरपूर रानू की कलम से निकली हुई बहुत ही रोमांटिक उपन्यास है। राजा विजय भान सिंह अस्पताल से निकलकर और उन्होंने किसी तरह से एक घोड़े या बग्घी लेकर के वो निकल पड़ते हैं अपने महल की तरफ, परंतु रास्ते में वो घोड़ा जवाब दे जाता है मौसम खराब होने की वजह से, और वो एक जगह पे गिर जाते हैं। अब इससे आगे की कहानी विश्व भाग की। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1970 ईस्वी, भारत का 23वां स्वतंत्रता दिवस। कमल को स्वस्थ हुए महीनों बीत चुके थे। स्वस्थ होकर उसने अपना काम भी संभाल लिया था। कॉन्ट्रैक्ट वर्मन एंड कंपनी को उससे बड़ी आशाएं थी। कमल को जीवन में सब कुछ मिल चुका था। माँ सरोज, अपने आप को अच्छी संतान कहने का विश्वास, गर्व, परंतु एक खुशी, एक ऐसी खुशी जो पिता की कमी पूरी न कर सके। वह उससे अभी कोसों दूर, अपने पिता से वह गले भी नहीं मिल सका, परंतु 23 वर्ष से उसने पिता को राजा विजय भान सिंह के रूप में देखा तक नहीं था, और इसलिए वह उदासी और भी बढ़ जाती। सरोज माँ को देखती, उनका गम बांटने के बाद भी कम नहीं होता। फिर भी उसकी अवस्था को देखकर कभी कभी कमल को मुस्कुराने रहना पड़ता था। राधा भी कभी कभी मुस्कुराने पर मजबूर थी। मजबूर इसलिए क्योंकि शीघ्र ही सरोज माँ बनने वाली। एक बार अचानक ही बस उसे चक्कर आया था तो कमल घबरा उठा। डॉक्टर को दिखाने पर चेतावनी मिली थी कि यदि ऐसी अवस्था में वह खुश नहीं रहेगी तो शरीर पर ही नहीं बल्कि मस्तिष्क पर ही नहीं वरन दिल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कमल घबरा उठा था। माँ को बताकर आशा की थी कि उनका अपना गम सरोज के दिल पर कभी घात बनकर प्रभाव नहीं डाले। बहू की खुशी और बहू के स्वास्थ्य के लिए राधा जी जान से निछावर होने को भी तत्पर थी। बहू की प्रसन्नता उसके अपने बेटे की प्रसन्नता थी। कमल ने सरोज की माँ से और सरोज ने कमल की माँ से अपनी वास्तविकता, अपने नाजुक समय का इजहार स्वयं कर दिया था। बदनामी से घबराकर दोनों ने के घर वालों ने शीघ्र ही उसका विवाह बहुत साधारण तरीके से कर दिया था। यदि ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती तो राधा यह उस बंधन तक नहीं बंधने देती जब तक कि राजा विजय भान सिंह स्वयं आकर इन्हें आशीर्वाद नहीं देते, उसे अपने गले से नहीं लगा लेते, उसे क्षमा नहीं कर रहे। फिर राधा ने उनके लापता होने की तलाश में देश के सभी पत्रिकाओं में विज्ञापन छपवा दिए, परंतु उनका कहीं भी पता नहीं था। काश एक बार जो उनका पता चल जाए, केवल एक बार ही। और यह आशा उस समय दृढ़ हो उठती थी जब एक दिन उसे लखनऊ से एक रजिस्ट्री बीमाशुदा लिफाफा मिला, जिसमें इस हवेली की वसीयत ही नहीं बल्कि राजा विजय भान सिंह की जमा की हुई सारी दौलत के कागज भी उनके बेटे के नाम पर प्राप्त हुए थे। भेजते समय राजा विजय भान सिंह ने अपना पता स्टेट बैंक की मार्फत ही दिया था। राधा कमल को तुरंत ही लेकर स्टेट बैंक पहुंची थी, परंतु पता चला कि वह यहाँ से जा चुके हैं। कहाँ, उनमें से किसी को नहीं मालूम। फिर भी राधा ने आशा का दामन थाम कर एक बार फिर देश के सभी पत्रिकाओं द्वारा उनके वापस आने की भीख मांगी थी, परंतु तब भी उनका पता नहीं चला था। ऐसा जान पड़ता था मानो उन्होंने निराश होकर यह देश ही नहीं, विदेश ही नहीं, सारा संसार ही त्याग दिया। उसने उन पर जुल्म ही ऐसा किया था जो कोई भी मानव सहन नहीं कर सकता था। काश वह बार बार भी सामने आ जाते, एक बार भी सामने आ जाते तो उनके चरणों में गिर कर रो पड़ती, रो कर क्षमा मांग ले। आज 15 अगस्त है, परंतु पिछली सारी रात राधा को बहुत विचित्र और भयानक सपने आते रहे थे। रात को लगभग 2 बजे जब उनकी आंख खुली तो खिड़की द्वार उसने देखा था। बाहर तेज हवाएं चल रही थी, वर्षा की झड़ी लगी हुई थी। जब आज से बरसों पहले उसने कमल को कीचड़ में जन्म दिया था, वह दिन, वह रात जीवन की खुशियों से दूर होने के पश्चात भी आज कितने महत्वपूर्ण थे। वह समय उसकी यादों का एक अमिट अंग है। आज अचानक ही जब वर्षा सुबह लगभग 4, साढ़े 4 बजे रुक गई तो उसके कानों में हवा के आधार पर मानो किसी की सिसकियां आकर उभर कर आ टकराई था। कोई तड़प रहा था, रो रहा था, उसे पुकार रहा। पुकारने वाले का स्वर वातावरण के समान ही भींगा भींगा। उसने बिल्कुल स्पष्ट सुना, राधा मुझे क्षमा कर दो। और राधा का दिल जोर से धड़क उठा। कानों पर विश्वास ही नहीं होता था। वह झट उठकर बैठ गई थी, दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई, गेट भी खोल लिया था और चाहा था कि चीखती चिल्लाती अपने प्रीतम को पुकारती हुई आवाज के सहारे अंधकार में लुप्त हो जाए। उसने पग भी बढ़ा दिए थे, परंतु तभी कमल खींचकर उसकी ओर लपक आया और सरोज की आंखें भी खुल गई और कमल चीख कर राधा के पास आकर राधा के पगों में गिर कर वो दोनों
फूट फूट कर रो पड़े थे। उसकी अवस्था उन दोनों से देखी नहीं जाती थी। राधा उनको छाती से लगाकर स्वयं भी विलक विलक कर रो पड़ी। माँ, कमल ने कहा, पागल हो गई हो क्या? और राधा अपनी स्थिति पर तरफ उठी थी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई सपना देख रही थी। सपने में ही चलकर वह यहाँ तक चली आई थी। अंधकार में वह इधर उधर घूरने लगी। कम से कम हमारे लिए ही अपना ख्याल रखा करो माँ, कमल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। सरोज को देखो, कई दिनों से उसकी अवस्था गंभीर है। यदि उसे दिल को कोई ठेस पहुंच गई तो मेरा क्या होगा? मैं नहीं रहूँगा तो फिर तुम क्या करोगी माँ, जिसके लिए तुमने अपना जीवन तक नरक बना डाला था? माँ, भूल जाओ पिताजी को। यदि वह जीवित होते तो क्या तुम्हारा नाम सुनते ही चले नहीं आते? हमने उनकी तलाश में क्या कुछ नहीं किया। उनके कान में तो यदि तुम्हारी पुकार की भनक भी पड़ जाती तो वह पंख लगाकर उड़ पड़ते। राधा की सिसकियां मध्यम पड़कर उड़ गई। सरोज ने उसे एक और कमरे में हाथ डालकर सहारा दिया। दूसरी ओर से कमल ने उसे पकड़ा और धीरे धीरे चलते हुए वे हवेली में प्रविष्ट हो गए। राधा जब पलंग पर लेटी तो उसके बाद एक पल भी उसे नींद नहीं आ सकी। सुबह के जब 6 बजे तो राधा पलंग से उठ खड़ी हुई, नहाई न मुंह धोया, नाश्ता भी नहीं किया और हवेली की सबसे ऊंची मंजिल पर जा पहुंची। सुबह का वातावरण खुला और बहुत ही सुनहरा था। यद्यपि सूर्य उदय हो चुका था, परंतु किसी बादल की ओट लिए छिपा पड़ रहा था। बदला बदला सा मौसम था। ठंडी नम हवाएं उसकी खुली अर्ध सफेद लटों को बिखरा कर चली जाती। फिर भी उसके मन को संतोष नहीं मिल रहा था। ऐसा लगता था मानो रात में उठे तूफान का शोर अभी भी बाकी है। फिर भी वह दूर दूर तक नजर उठाकर देखती गिरे हुए सूखे वृक्ष के उस पार जो पिछली रात की वर्षा का तूफान का शिकार हो चुका था। उस वृक्ष से उसके जीवन की कितनी सारी यादें संबंधित। फिर भी उसने इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें तो आशाओं के रास्ते पर बिछी हुई। शायद उसका साजन आ ही गया, शायद जाने, क्योंकि रात की घटना के कारण उसे विश्वास हो चला था कि आज वह अवश्य आए। वह उसके साजन राजा विजय भान सिंह, कमल के पिता। सहसा हवेली के पिछले भाग से, जहाँ कुछ ही दूर पर मजदूरों के कैंप के उस पार ताड़ के लंबे लंबे वृक्ष लगे थे, वहां से उड़कर जब कुछ एक बड़े बड़े गिद्ध हवाई जहाज के समान अपने पंख फैलाए हवेली के ऊपर से गुजरी तो उनकी सनसनाहट से राधा का ध्यान बट गया। उसने देखा एक ही नहीं कई गिद्ध एक के बाद एक बहुत तेजी से साथ पंख फैलाए कुछ दूर जाकर नीचे उतरते जा रहे हैं। वह कोठे पर और किनारे आई। बहुत गौर से उसने देखा, दूर, बहुत दूर एक जगह पर गिद्धों का झुरमुट बढ़ता जा रहा है। जाने क्यों उसका दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। तभी नाश्ते के लिए कमल माँ को लेने के लिए ऊपर पहुंचा। माँ, चलो ना, नाश्ता तैयार हो गया है और तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया। उसने उसे कमर से थाम लिया, परंतु राधा का ध्यान उसी ओर रहा। उसने पूछा, बेटा, वहाँ इतने सारे गिद्ध क्यों एकत्र हो रहे हैं? माँ, कोई जानवर मर गया होगा। उसने वही दूर दृष्टि दौड़ाई। जानवर? हाँ माँ, वह बोला। शायद पिछली रात की तूफानी वर्षा के कारण उसे कहीं शरण नहीं मिल सकी होगी। राधा कुछ न बोली, धड़कनों पर काबू पाने का प्रयत्न करने लगी तो जाने क्यों अपने आप उसकी आंखें छलक आई। जानवर? जानवरों को इस बंजर इलाके में बिना वर्षा के भी फंस जाना बहुत साधारण बात। और चले माँ, इतना अधिक नहीं सोचा करते। कमल ने उसकी पलकें पोंछी। तुम्हें मेरी सौगंध, जो अब तुम जरा भी खोई रही। क्या तुम्हें अपने बेटे के लिए बहू के स्वास्थ्य तथा जीवन का जरा भी ध्यान नहीं? राधा न चाहते हुए मुस्कुरा दी। मुस्कुराते समय उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके होठों में सुइयां चुभा दी। कमल के साथ छोड़कर वह सीढ़ियां उतर आई। आज सारे दिन वह कोठे पर नहीं गई, केवल कमल और सरोज से बातें करते रही। स्वतंत्रता दिवस होने के कारण आज उसकी भी छुट्टी थी। उस सारे दिन राधा ने अपने आप को पूर्णतः खुश रखने का प्रयत्न किया। बहू का स्वास्थ्य गंभीर था, इसलिए उसे एक भी काम नहीं करने दिया। आज इस देश का सबसे बड़ा त्यौहार था, इसलिए उसने तरह तरह के पकवान बनाकर बहू और बेटों को खिलाए। जाने क्यों कमल की बातों पर उसे विश्वास हो चला था कि उसके पिता नहीं रहे होते तो जानते ही पंख फैलाए उड़ते चले आते कि राधा ने उन्हें क्षमा कर दिया है। वह उनकी प्रतीक्षा कर रही है। शाम सुनसान थी। खामोश मजदूर और अन्य कार्यकर्ता अभी तक रामगढ़ नहीं लौटे थे। शायद कल सुबह पहुंचेंगे। रात में आने की कम ही आशा की जाती थी। सरोज तथा माँ को लेकर कमल टहलने के लिए निकल पड़ा। आज दिन भर वर्षा नहीं हुई। धूप ऐसी निकली थी कि शरीर में चुन्ने काटने लगी।
शाम का वातावरण ठंडा और सुंदर था। दूर दूर तक नील गगन बहुत धीमे धीमे डूबते सूरज की लालिमा समेटने का प्रयत्न कर रहा। कमल आज बहुत प्रसन्न था, सरोज भी प्रसन्न थी। माँ ने अब खुश रखने का व्रत आरंभ कर दिया। कमल सरोज का हाथ पकड़े बहुत प्यार से टहलता हुआ आगे बढ़ता रहा था। छोटी छोटी बातों पर भी दोनों खिलखिला पड़ते। उनकी चहक सुनकर राधा का मन प्रफुल्लित हो उठता था। अपनी आयु का विचार करके वह उनसे पीछे ही रह जाती। कमल और सरोज आपस में बातें करते समय इतना खो गए कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि माँ पीछे छूट गई है। वे आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। सहसा राधा की दृष्टि एक ओर उठी तो उसका दिल बहुत जोर से धड़क। सड़क के कुछ ही दूर नागफनी के एक पौधे की आड़ से हटकर एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ, किसी जानवर का, शायद किसी इंसान का ही यह ढांचा। उसने कमल और सरोज को देखा। वे उनसे बहुत आगे टहलते हुए निकल गए थे। राधा के पग अपने आप ही इस ढांचे की ओर उठ गए। एक अज्ञात ताकत थी, एक अज्ञात कशिश थी जिसने उसके दिल को, की धड़कनों को, उसके साथ उसके शरीर, उसके पगों को भी अपनी ओर खींच लिया। कुछ एक कौवे उस ढांचे का बचा कुचा मांस सब नोच नोच कर खा रहे थे। उनके समीप पहुंचते ही एक किनारे फुदक कर खड़े हो गए। राधा के नथनों में एक दुर्गंध पहुंची, परंतु अपनी नाक पर उसने रुमाल या आंचल नहीं रखा। कुछ ही दूर खड़े होकर अपने आप ही उसकी दृष्टि नागफनी के पौधे पर पड़े। उसने देखा कांटों में कहीं कहीं लंबे लंबे अर्ध सफेद बाल फंसे हुए। उसके पग लड़खड़ा गए। वह उसके समीप पहुंची और समीप। उसने देखा यह किसी इंसान का ढांचा, शायद कोई फकीर था जो पिछली रात तूफान का शिकार होकर फंसा रह गया था। शायद कोई अजनबी था जिससे वह यह मालूम नहीं था कि रात के समय रामगढ़ का रास्ता अपनाना खतरे से खाली नहीं है। झुक कर उसने देखा हड्डियों के जोड़े में जहाँ कहीं नाम मात्र भी मांस बचा था, वहाँ ढेर सारी सुर्ख चींटियाँ और चींटे लिपटे हुए थे। मक्खियाँ भनक रही थी। गिद्ध और कौवे ने शायद मांस खाते समय इनका वस्त्र भी निकल गया था। केवल कहीं कहीं ही इधर उधर कपड़ों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े में शने बिखरे पड़े थे। सहसा राधा का दिल बहुत जोर से धड़का, इतनी जोर से कि मानो इस प्रकार यह धड़क कर सदा के लिए ठंडी हो जाएगी। धड़कने बंद हो जाएगी। उसका गला सूख चला, होठ ही नहीं शरीर भी कांपने लगा। उसकी आंखें मानो पथरा गई। दृष्टि एक ही कोण पर चिपक कर रह गई। एक ही जगह पर जहाँ डूबते सूरज की लालिमा में एक सफेद वस्तु चमक रही थी। ढांचे की दोनों बाहें फैली हुई थी। छितरी हुई उंगलियों के समीप ही एक अंगूठी। राधा को चक्कर सा आ गया। यह धरती, यह आकाश, सब कुछ अचानक ही डगमगा गया। अंगूठी के वह और ही समीप आई, बिल्कुल समीप। घुटनों के बल झुक कर अपने कांपते हाथों से अंगूठी उठा ली। इसे गौर से देखा। राधा मानो हड्डियों का ढांचा पुकार उठा। राधा मानो ढांचे की एक एक हड्डी, एक एक अंग, उसके होठों से आवाज उठ पड़ी। राधा यही एक नाम, एक अंगूठी पर अंकित था। वह तड़प उठी। आंखों में आंसू छलक आए। आंसुओं की एक बूंद जब इस अंगूठी पर गिरी तो शब्द राधा इसमें डूब गया और उसने देखा इसके स्थान पर रूप उभर कर आया है। एक दृश्य जागृत हो उठा है। जब पहली बार वह राजा विजय भान सिंह से खलिहान में मिली, वह दृश्य भी तस्वीर बनकर सामने आया जब राजा विजय भान सिंह ने उसे हवेली की सबसे ऊंची मंजिल पर ले जाकर अपने प्यार की खातिर रामगढ़ का सारा इलाका उसके कदमों में रख देना चाहता था। और वह आखिरी भेंट जब राजा विजय भान सिंह के रूप में होते हुए उन्होंने उसके दो मीठे शब्दों को प्राप्त करने के लिए उसके आगे घुटने टेक दिए। किस कदर मिन्नत की क्षमा के लिए। उसका दिल फट गया। उसने दिल की गहराइयों से इच्छा की, यह प्रकट की कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए। यह आकाश उसके सिर पर गिर पड़े। दर्द उससे सहन नहीं हो रहा। वह कितनी कठोर है, कितनी निर्दय है, पापी है, जिसने एक नारी होकर भी अपने अभिमान में डूबकर एक ऐसे देवता को क्षमा नहीं किया जो उसके बेटे का पिता था। वह तड़प कर रो पड़ी। जी चाह लपक कर हड्डी के ढांचे से निपट जाए, अपनी जान दे दे। गिद्ध और कौवे उसके मांस को नोच नोच कर खा जाए। चींटे उसके ढांचे में भी इस प्रकार लिपटी रहे। वह प्यार के जोश में और जोश के पागलपन में शायद हड्डी के ढांचे पर गिर भी पड़ती, परंतु जो ही ऐसा करने के लिए खड़े होकर उसने आगे बढ़ना चाहा, तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ गई। माँ! कमल बहुत दूर खड़ा उसे अचानक ही रुक जाने के कारण आवाज दे रहा, आओ न माँ, साथ साथ चलो।
राधा ने आंसू पीने का प्रयत्न किया तो उसकी हिचकियां बंद हुई। हिचकियों पर काबू पाने का प्रयत्न किया तो उसको होठ कांपने लगे। मन करता था वह चीख चीख कर अपनी छाती पीट ले, अपने बाल नोच डाले, परंतु फिर भी मानो पत्थर रख लिया। यदि कमल को अपने पिता के बारे में जानकर सदमा पहुंचा तो सरोज भी सहन नहीं कर सकेगी। यह सदमा कमल के लिए भयानक होता तो सरोज के लिए अत्यंत हानिकारक। वह पहले ही बहुत कमजोर हो चली है, फिर जाने क्या हो जाए। उसे देखा तो कमल और सरोज उसी ओर बढ़ रहे थे और अपने होठ को दांतों से काटती हुआ सड़क पर बोली। मुस्कुराने का प्रयत्न करती हुई वह आगे बढ़ने लगी तो कमल और सरोज ठहर कर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। राधा के कानों में शाम की तेज होती हवाओं ने स्वर बिखेरा तो उसने सुना राजा विजयभान सिंह कह रहे थे, यह अंगूठी अब तभी मेरी उंगली से उतरेगी जब तुम मुझे क्षमा कर दोगी और जब इसे वापस स्वीकार करके तुम अपनी अंगुली में पहन लो तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार का स्थान बन चुका है। राधा ने बहुत आहिस्ता से छिपाकर अंगूठी अपनी एक अंगुली में पहन ली। क्या बात है माँ? कमल ने उसके गंभीर मुखड़े पर छाई कृत्रिम मुस्कान को देखकर पूछा। तुम फिर उदास हो गई? आज दिन भर तुम बहुत खुश थी। सब्र के पश्चात भी राधा की आंखें छलक आई। भर्राए स्वर में उसने कहा, बेटा आखिर धीरे धीरे करके ही तो भाव भरेगा। और फिर उसने बहू का हाथ थाम लिया, बोली चलो। उस शाम धुंधला गहरा होने के पश्चात ही वे टहल कर वापस लौटे तो उस रात जब कमल और सरोज अपने कमरे में सो रहे थे तो राधा चुपके से बाहर निकली। बिना किसी स्वर को उसने जीप गाड़ी के पीछे रखा हुआ पेट्रोल टीन उठाया और तेज पगों से हड्डी के ढांचे के पास पहुंचा। फूट फूट कर रोते लगते हुए उसने टीन खोला और सारा पेट्रोल हड्डी के ढांचे पर छिड़क कर आग लगा दी। फिर दौड़ती भागती हवेली में पहुंचकर हांफने लगी। कुछ फल दम लेने के बाद वह हवेली की ऊपरी मंजिल पर पहुंची तो उसने देखा बहुत दूर उसके अरमानों की चिता जल रही थी। शोले दिल के अंदर सुलगती आग के समान बार बार भभक उठते। काफी देर के बाद जब ये शोला बुझ गए तो उसने एक गहरी सांस ली और सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में पहुंच गई। जाते जाते उसने देखा कमल और सरोज अपने कमरे में अभी तक सो रहे हैं। दूसरी सुबह तड़के ही जब मजदूर रामगढ़ लौटे तो उन्हें रास्ते में एक स्थान पर कुछ राख और किसी पशु की हड्डी के अर्ध जले टुकड़े दिखाई पड़े। आसपास की सारी धरती जलकर भूरी भूरी हो गई थी, परंतु कोई यह नहीं जान सका कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा कौन सा भेद था जो किसी ने एक जानवर को यूं छिपाकर जला दिया। लोग हैरान थे, लोग अब भी हैरान हैं। क्रमशः काम करते समय इनके मध्य इस भेद का वर्णन भी छिड़ जाता है। लोग अनेक प्रकार की अपनी राय भी प्रकट करने लगते हैं, परंतु वास्तविकता केवल राधा जानती है, जिनके रास्ते में उसने कदमों तले उसके साजन ने फूलों की पत्तियां बिछाई थी। परंतु जब उसने बदले में उसे क्या दिया उसने अपने साजन को, अपने प्रीतम को, अपने चाहने वालों को कांटों का उपहार। दोस्तों, एक कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम इससे आगे की कहानी सूरजमुखी और डूबते किनारे जो रानू के कलम से लिखा हुआ बहुत ही रोमांटिक उपन्यास है वो आप लोगों के सामने बहुत जल्द प्रस्तुत करने वाले हैं। उनकी पहली कड़ी अभी तक की आपने एक कहानी सुनी, आज ये कहानी समाप्त हो तो अपना प्यार इसी तरह बांटते रहिए। और किसी तरह की कहानी एपिसोड या क्राइम एपिसोड अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स करें। जब तक के लिए